कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। हर हालत में हम नरेंद्र भाई मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, क्योंकि गया के आवाम लोगों की भी यही इच्छा है। अभी हम विष्णुपद से भी आ रहे हैं, वहाँ भी लोगों से बात हमारी हुई है। सबकी इच्छाओं के अनुरूप ही हम नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार भारत में बनेगी और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए पुनः गया की जनता को, बिहार की जनता। जीतन राम मांझी को आपने सुना और जीत पे खुशी जताते हुए कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। बहरहाल मोहित राज दुबे का रुख करूंगा। मोहित, कांग्रेस दफ्तर पर तस्वीर क्या है? मतलब ठीक है, एक्साइटमेंट तो है, लेकिन सत्ता में अभी भी वो नहीं है। वो विपक्ष की भूमिका ही निभाएंगे, यही रिजल्ट अभी तक बता रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया है कि कांग्रेस की स्थिति आखिर होगी क्या। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद ठीक हमारे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। 5:30 बजे के आसपास वो आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आगे आपकी रणनीति क्या है और आगे आप लोग करने वाले क्या है। लेकिन देखिए, जब भी इस तरीके का मैंडेट आता है तो निश्चित तौर पे एनडीए के पास अभी बहुमत है और मौजूदा सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बैठकें बुलाई है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार जो है, जो सहयोगी दल है उनके संपर्क में है। कल एक बड़ी बैठक जो है इंडिया घटक दल की बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया घटक दल के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत कर ली है। उनको जो है दिल्ली बुला लिया गया है और कल ये कहा जा रहा है कि बैठक होगी। उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। मोहित, अगर एडी चोटी का पूरा जोर भी लगा दिया जाए, कुछ भी, कोई भी आप काम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई सरकार बनाने की संभावना है गठबंधन की, कुछ करके भी? देखिए, बिल्कुल यही तो कोशिश होगी। कोशिश यही होगी कि किस तरीके से लोगों को एकजुट किया जाए और एकजुटता के साथ साथ जो है दूसरे दलों से भी संपर्क साधा जाए। ये कोशिश, हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक, यह पुख्ता खबर है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता और इंडिया घटक दल के एक अलायंस के बड़े नेता ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है, नीतीश कुमार से बातचीत की है। क्या ये दोनों नेता का रुख बदलता है, ये नहीं बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से सीधे तौर पे ये बात सामने आई है कि एनडीए के साथ मौजूदा सूरत हाल में है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बातचीत की, उनको शुभकामना दी कि आंध्र प्रदेश में वो विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो इस वक्त में इस तरीके की बातचीत का कई मायने। अच्छा मोहित, एक अपडेट और भी हमारे पास पहुंच रही है कि प्रियंका गांधी के आवास पर कोई बैठक चल रही है और शायद राहुल गांधी भी वहां मौजूद है। क्या ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, प्रियंका गांधी 10 जनपद आई थी, उनसे मुलाकात, खासतौर पर उनका परिवार है 10 जनपद में, राहुल गांधी रहते हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, वहां पे वो आई थी, मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी भी अपने घर से बाहर निकले थे। लेकिन ये बातचीत तो निश्चित तौर पे ऐसे मैंडेट पे बातचीत और निश्चित तौर पे इनकी बातचीत हुई है। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो है इंडिया घटक दलों की बैठक में रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि देखिए, जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है उस प्रदर्शन के आधार पे मजबूत विपक्ष तो वो बन गई है, लेकिन आगे की रणनीति क्या हो। मान लीजिए कि 232-33 सीटें इंडिया की आ जाती हैं, आगे अगर एनडीए के लोगों से संपर्क साधना है तो कैसे साधना है, इसको लेके एक रणनीति खासतौर पे बनाई गई है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, जो हमें सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है। क्या कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी या फिर किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है बाकी पार्टियों से या बाकी नेताओं से या फिर एनडीए के जो अभी सहयोगी हैं उनसे, उस पर भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो है प्रकाश डल सकता है? मोहित, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जब आएंगे और उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आगे की आपकी रणनीति क्या है, आगे आप करने वाले क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी यही पूछा जाएगा। तो आज की रणनीति और कल की रणनीति को लेके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद खुलासा करने वाले। ठीक है, हम नजर बना के रखेंगे। मोहित, अपडेट लेंगे। मनोज जी, जरा एक पॉइंट अब जरा समझाइए सर
कि ये तो ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब जरूरी भी है, और विपक्ष के पास अगर इतनी मेजोरिटी आई है, आप देखिए 10 साल का एक दौर रहा है और उसके बाद उनके पास पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका यूटिलाइजेशन करना बनता भी है। लेकिन पॉइंट ये है सर, दक्षिण भारत में जो बातें कही जा रही थी वो नहीं नजर आया, अन्नामलई का जादू नहीं दिखा, और अब एक पॉइंट, क्या एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पे अब क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा? देखिए, ऐसा है कि एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी तो में तो हमेशा ही डाउट होता है, और वो खासतौर से हमारे जैसे देश में एक तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दूसरा कि जो वोटर भी कई सारे वर्गों में बटा है, कई सारी कास्ट में बटा है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कुर्मी है, और ये जो कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है, और वो जो कास्ट और सब कास्ट है वो भी अलग रीजन में अलग अलग है। तो आप ये देखिएगा कि सैकड़ों हजारों वर्गों में, कास्ट में हमारा देश बटा है, और उसके सामने जो ऑप्शन है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना नंबर 2 है, या फिर पंजाब में तो 3-3, 4-4 पार्टीज है, अकाली दल है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। तो ऐसे में कई बारी क्या होता है कि एग्जिट पोल करना मुश्किल हो, कई बारी क्या आमतौर पे आप देखेंगे तो एग्जिट पोल हमारे देश में मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक नहीं होते। इनफैक्ट वो डेमोक्रेसी जहाँ की सिर्फ 2 पार्टियां हैं, जैसे अमेरिका की हो गई, वहाँ, और साथ ही साथ वहाँ जो वोटर है वो सिर्फ 2-3 ग्रुप में ही होता है, व्हाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक्स। अगर आप उन डेमोक्रेसीज में देखें तो वहाँ भी जो सर्वे है वो पिछले 2 इलेक्शन से ठीक साबित नहीं हुए। तो इसका मतलब कि जो एग्जिट पोल में जिस तरीके से आप सैंपल लेते हैं हमारे देश में, वो सैंपल लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये तो हुई एक एग्जिट पोल की बात। अगर हम साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में अगर आप देखिएगा तो तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस 0 है। जो एक सीट में लीड कर रहा है एनडीए अलायंस, वो ओपीएस की सीट है, और उस वाली सीट में बीजेपी का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस समय वोट परसेंटेज आएगा उस समय हम देखेंगे कि अगर बीजेपी का वोट परसेंटेज वहाँ 15% से ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी वहाँ आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और बीजेपी अपना बेस बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो उसने लिया है। बीजेपी का तमिलनाडु में जो मेन एम था वो ये था कि एडीएमके के जो पार्टी है वो धीरे धीरे जिस तरीके से खत्म हो रही है, तो उसका जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो। जयललिता के बाद वहाँ कोई लीडर नहीं है, तो इसलिए उसका जो कैडर है वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यही मेरे ख्याल से बीजेपी का एम था। केरला की हम बात करें तो लेटेस्ट ये था कि केरला में काफी टाइम से बीजेपी ने मेहनत करी है, तो लगता है कि एक सीट में वो आगे से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये अभी मालूम चलेगा। लेकिन तेलंगाना में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में, जहां उनके पिछली बारी 1% से भी कम वोट थे, तो वहां टीडीपी के कारण उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कुल मिला के साउथ की परफॉर्मेंस उनकी ठीक है, लेकिन बाकी पूरे देश में उनकी परफॉर्मेंस उतनी ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो टीडीपी की बात आपने की, टीडीपी भी इस बार जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है, और